Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। जो ये वीडियो है इसमें क्लास 9th के भूगोल ये ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट को इसमें बताया गया है। इसमें भारत की स्थिति और भारत का विश्व के साथ क्या संबंध है उसके बारे में बताया गया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसको बताया, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है पूछ लीजिएगा। हमारे चैनल द्वारा लगातार जो है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के एनसीईआरटी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है तो आप डेली वहाँ टेस्ट भी दे सकते हैं। और ये क्लास 9th एनसीईआरटी है। इसका एक एक चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, शब्द बाई शब्द समझाऊंगा, मैपिंग के थ्रू समझाऊंगा। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे अगर क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना होने पाए। यूपीएससी से लेकर के जितने भी एग्जाम हैं सबके लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे चैप्टर की ओर। ये भूगोल क्लास 9th एनसीईआरटी का जो ये पहला चैप्टर है, भारत आकार और स्थिति। भारत का आकार कैसा है और भारत की स्थिति कैसी है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीक जो है हर क्षेत्र में जो है भारत ने विकास किया है। आर्थिक क्षेत्र में भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत, याद रखना, भारत एक विशाल देश है या उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आप पहले उत्तरी गोलार्ध को समझ लीजिएगा, क्या है उत्तरी गोलार्ध, क्या है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो विषुवत रेखा अगर पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी तो जो ऊपर वाला भाग है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, आगे लिखा है कि और इसका मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री जो है 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये क्या है? तो भारत कितने से कितने देशांतर और कितने से कितने अक्षांश के बीच में स्थित है, ये बताया गया है। आप इस मैप के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मैप पे भारत के लोकेशन को दिखाया गया है। तो भारत की मुख्य भूमि, यहाँ मुख्य भाग कह रहा है, तो मुख्य भाग में हम अंडमान निकोबार को हटा देंगे, क्योंकि कन्याकुमारी, आप देखिए जो कन्याकुमारी है उस वहाँ से हम जब इसको नापेंगे तब वो जो है, तो कन्याकुमारी का जो पॉइंट है वो है आपका कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, और सबसे नॉर्थ जम्मू कश्मीर के पास कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक भारत का विस्तार है। और जो है देशांतर कहाँ है? तो आप देखिएगा ध्यान से, आप देखो इस मैप पे, जहां पर गुजरात का सबसे पश्चिमी पॉइंट है तो वहां देखो लिखा भी है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के कहाँ तक है? तो ये आपका 97, देखो अरुणाचल प्रदेश के बाद देखो लिखा हुआ है कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो आपको याद रखना, जैसे आप अपने मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे इस पॉइंट को याद कर लेना, ये आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, भारत, याद रखना, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। कैसे पूर्वी गोलार्ध में? यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये 0 डिग्री है इसे हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं। तो इसके इस वाले भाग को हम पूर्वी गोलार्ध और इस वाले भाग को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है और भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। कैसे? अब ध्यान समझिएगा, यह है विषुवत रेखा, ठीक है, और यह है आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी 0, ये भी 0। तो जो ये वाला भाग है इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, ये बात याद रखना। ये आपका उत्तर पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये आपका दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये हो गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो याद रखना, भारत
क्वेश्चन के हिसाब से 3 गोलार्ध में स्थित है। अगर विषुवत रेखा के हिसाब से कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में, अगर आपका ग्रीनविच लाइन के हिसाब से कहेंगे पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों के हिसाब से कहेंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आप याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कई लोग नहीं समझे होंगे, अब हमें पूरा विश्वास है आप समझ गए होंगे। ठीक है, लिखा हुआ है जो है कर्क रेखा, याद रखना कर्क रेखा 23.5 जो है डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको सबको पता होगा कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। आप पहले इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ जो है कर्क रेखा, ये भारत को जो है बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर के गई है, आगे हम बताएंगे अभी। ठीक है, यहाँ लिखा है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कैसे इसको समझाया गया है। तो भारत के अभी बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम में कौन है, तो लक्षद्वीप है, और दक्षिण पूर्व में कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो याद रखना जब कभी भी एनसीईआरटी पढ़ो तो मैप सामने रख के पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आगे, अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूह का विस्तार से ज्ञात करो। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहलाता है 2004 की सुनामी में डूब गया है। ठीक है, आगे इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। आकार कैसा है भारत का, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का कुल क्षेत्रफल है, और कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। उसी तरह से भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। ठीक है, ठीक है, जैसे चित्र में बताया गया है। क्या आगे लिखा है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। हर लाइन में आपको क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। ठीक है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ मिलकर के ये कितना हो जाता है, 7,500, याद रखना 16.6 किलोमीटर हो जाता है। ये है क्या, ये समझा देता हूं पहले आपको मैं। पहले ये समझिएगा कि भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये है क्या, ये आपको पहले आप मैप पे समझ लो। यहाँ मैप है, तो याद रखना स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर यहाँ से शुरू होगा गुजरात से, ये 15,200 किलोमीटर है। ये है, ये 15,200 किलोमीटर है, ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, मुख्य भूमि ऊपर स्थल सीमा की बात कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लिख रहा है कि भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप के साथ मिलकर कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। ये क्या है, ये समझ लेना। तो भारत की जो तट रेखा है मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि है, तो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला लेंगे तो वही हो जाएगा कितना, 7,000, जो आपको वहां पे दिया गया है कितना, तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है 7,516.6 किलोमीटर है पॉइंट में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। तो इसका क्या मतलब था ये मैंने बता दिया, इसका क्या मतलब ये बता दिया। यही बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। एक बहुत रोचक जानकारी फिर यहाँ दी गई है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हिमालय कहते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता चला गया है। क्या है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये आपका 22 डिग्री है, ये लगभग 22 डिग्री है यहाँ पर है, तो लगभग 22 डिग्री के पास यहाँ देखो चौड़ा है भारत, लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे हम साउथ की ओर, ये सकरा होता चला गया है, वही के बारे में वहाँ बताया गया है। फिर यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो आपको पता होगा कि भारत के इस तरफ क्या है, तो इधर बंगाल खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ठीक है, आगे दिया है
कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री है। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं भारत की लंबाई कितनी है। तो भारत की लंबाई आप देख सकते हैं ध्यान से। तो याद रखना टोटल लंबाई उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करें तो याद रखना 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम जाएं तो कितना किलोमीटर है? तो ये है आपका कितना? 2933 किलोमीटर है। इसी मैप को जो यहाँ बताया गया है यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ एक लाइन देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 82.5 अंश की देशांतर रेखा। ये 82.5 अंश की देशांतर रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, इसीलिए ये भारत का मानक समय माना जाता है। और ये भारत का मानक समय याद रखना ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो 82.5 अंश की देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं तो यहाँ मैप पे भी आप देख सकते हैं और मैं बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर थोड़ा सा आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर के 82.5 अंश की देशांतर रेखा गुजरती है और यही भारत का मानक समय माना जाता है। ठीक है, और यह भी याद रखना कि कर्क रेखा, याद रखना कर्क रेखा और 82.5 अंश की देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटेंगी। किस जिले में काटेंगी? तो सूरजपुर नामक जिले में काटेंगी। ये मैप आप ध्यान से समझ सकते हैं, ये मैप बना हुआ है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी को अगर कोई पढ़ाने वाला मिल जाए तो और मजा आता है पढ़ने में, तो हम उसको अच्छे से शब्दों को समझ लेते हैं, नहीं तो हम एक कोरम पूरा करते हैं केवल बस। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों की लंबाई बहुत दूर दूर है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक आम्य उत्तर माना गया है, अभी मैंने आपको बताया, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। तो मिर्जापुर से गुजरती है, याद रखना। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जाहिर सी बात पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दिन रात की अवधि पर कैसे पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर दिन निकलता है कितने बजे? 4 बजे, तो यहाँ निकलता है आपका 7 बजे। ठीक है, यहाँ पे सूर्यास्त कब होता है तो लगभग हो जाता है 4 बजे, यहाँ सूर्यास्त होता है लगभग 7 बजे। तो काफी 2 घंटे का कब सब अंतर है यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है भारत और तथा विश्व। अब भारत और विश्व की तुलना कर लें तो लिखा है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। जाहिर सी बात है मिलाता ही है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो याद रखना हिंद महासागर बिल्कुल उसके बीच में भारत है, आप इस मैप पे दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना ये हिंद महासागर है और इधर जो है बिल्कुल मध्य में आपका इंडिया है। इधर पूर्वी देशों के लिए जाने के लिए और इधर यूरोप जाने के लिए समुद्र से जुड़ा हुई है। आगे लिखा है कि हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी जो है एशियाई देशों से मिलता है, भारत की केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। तो हिंद महासागर में जो सीमा भारत की है वो जैसी किसी देश की नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है, इसी के नाम पर रखा गया, ये भी याद रखना। यहाँ सोय नहर की बात कर लेते हैं तो 1869 याद रखना 1869 में ही जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो 1869 में सोय नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ठीक है, दूरी कम क्यों हो गई? क्योंकि पहले अगर यूरोप जाते थे तो मान लीजिए भारत है, मैं आपको समझा देता हूँ मैप के थ्रू, आप पहले यहाँ समझ लीजिएगा, इस मैप के थ्रू समझेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। भारत पहले जब जाते थे, मान लो ये यूरोप जाते थे भारत से, तो इस रास्ते से होके जाते थे तो लगभग 7000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था।
अब सुएज नहर जब बन गई, सुएज नहर कहाँ है? मिस्र में है। जब सुएज नहर बन गई तब यहाँ से आसानी से हम यूरोप पहुंच जाते हैं। तो 7,000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई? कम हो गई है। ये उसी के बारे में बताया गया है। इस मैप पे भी आप ध्यान से देखिएगा, 7 महाद्वीपों को यहाँ दिखाया गया है और जो है 3 प्रमुख जो है महासागरों को दिखाया गया है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। और आप देख सकते हैं जो आपने पढ़ा, हिंद महासागर के बिल्कुल मध्य में भारत है और इसके इस तरफ जो है आपका पूर्वी देश है, इस तरफ आपका पश्चिमी एशिया और अफ्रीका है। ठीक है, तो ये भारत बिल्कुल मध्य में, इसीलिए इस महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है, हिंद महासागर। ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि जो है अभी अभी याद रखना, ये गांधी जी का जन्म कब हुआ था? उसी समय सुएज नहर खुली थी। ठीक है, और सुएज नहर का निर्माण जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर बनवाया था, फ्रांसीसियों ने बनवाया था मिस्र में, बाद में उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मिस्र ने। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो लिखा है विश्व के 7 बड़े देश। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो गलत हो जाता है। तो सबसे बड़ा देश कौन है? रूस, रूस के बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आप देख सकते हैं। तो हम अगर तुलना करें रसिया से तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आप देख सकते हैं। इसकी तुलना यहाँ करिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना जो है हम कितने छोटा हमारा देश है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, यह है अक्षांश रेखा। ठीक है, यह अक्षांश रेखा है, 67 डिग्री 6 मिनट है। और यह देखिए 68 डिग्री 7 मिनट और यह 97 डिग्री जो है 25 मिनट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसका देशांतर और अक्षांशीय विस्तार आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुख्य भूमि, अगर पूछा जाए मुख्य भूमि का भारत का क्षेत्र जो है अक्षांश कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य भूमि ना होकर के आप यहाँ देखिए अंडमान निकोबार का देखा जाए तो ये 6 डिग्री जो है 5 मिनट पर है। ये याद रखना, 45 मिनट पर है, याद रखना। अगर पूछा जाए भारत का मुख्य अक्षांश क्षेत्रफल वो कितना है, कहाँ शुरू होता है तो 8 डिग्री 4 मिनट से। और अंडमान कहाँ शुरू होता है तो अंडमान भारत से थोड़ा सा और साउथ में चला जाएगा तो 6 डिग्री 5 मिनट से शुरू होता है भारत। तो भारत मुख्य भूमि से यहाँ शुरू होता है और अगर अंडमान निकोबार को ले लेंगे तो यहाँ से भारत शुरू होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, अब आप लोग इस मैप को देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग। तो मुंबई से व्यापारिक मार्ग देखिए आप, लाल सागर होते हुए सुएज नहर होते हुए जाता है, यहाँ से आपका अफ्रीका को जाता है, यहाँ से किनारे होते हुए पूर्वी देशों को जाता है। कोलकाता दूसरा प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, चेन्नई अलग व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, जल स्तर का, जलीय मार्ग है समुद्र का। वायु मार्ग की बात करें तो देखो मुंबई जुड़ा हुआ है अलग अलग देशों से। ठीक है, ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सब देखो अलग अलग वायु मार्गों से जुड़े हुए हैं। इसी चीज को यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ लिखा है भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होता था। पहले लोग भूभाग के माध्यम से आते जाते थे। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जैसे आपका ह्वेनसांग आया था। ठीक है, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे उस समय। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत जो है संपर्क रहा है प्राचीन काल से। इसी समय उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंचे। मसाला, मलमल आदि कपड़े और व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी जो है स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। तो ये व्यापार के माध्यम से, उन सबके माध्यम से हमें पता चलता है। यहाँ लिखा है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत कहाँ पड़ता है तो भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है, ये बात याद रखना। और दक्षिण एशिया ये है आपका, तो दक्षिण एशिया में ये हिमालय ही दक्षिण एशिया को बांट देता है। तो ये पूरा एशिया है। तो एशिया में, दक्षिण एशिया में टोटल 7 देश आते हैं। उन 7 देशों को हम दक्षिण एशिया के देश कहते हैं और जिनके साथ भारत की सीमा लगती है उन्हीं के हम पड़ोसी देश कहते हैं। तो पड़ोसी हमारे देशों की सीमाएं स्थल से भी लगती हैं और जल से भी लगती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान, भारत,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ये भारत के जो है पड़ोसी देश हैं। इनके साथ जलीय और स्थलीय सीमा लगती है और इन्हीं को हम दक्षिण एशिया कहते हैं। तो दक्षिण एशिया किसे कहते हैं, ये बात अब याद रखना, ठीक है। तो भारत में टोटल जो है इस समय 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बताया गया है। यहाँ लिखा है आगे, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में जो है चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती हैं। क्या आप जानते हैं 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत थी। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा जो है पितृकर्ता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता के जो है मानकर स्वायत्तता के लिए किया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि जब हमारा देश आजाद नहीं था तो प्रांत और रियासत दोनों थी। आगे लिखा है, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। अभी सबके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र को देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, उनके साथ सीमाएं कैसे लगती हैं। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ है। जब से लद्दाख एक नया यूटी बना है, एक राज्य का दर्जा दिया गया है, तब से जो है कुछ सीमाओं में परिवर्तन हुआ है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा किन किन राज्यों की लगती है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर से लगती है, ठीक है। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर से सीमा लगती है किसकी, तो लगती है आपका किसका, ये आपका पाकिस्तान की। और लद्दाख की सीमा भी किससे लगती है, तो पाकिस्तान से लगती है। तो लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, याद रखना। अब जम्मू कश्मीर राज्य ये हो गया है और ये पूरा क्षेत्र लद्दाख कहलाता है, ठीक है। दूसरा, अगर पूछा जाए अफगानिस्तान से सीमा भारत किस राज्य की लगती है, तो अफगानिस्तान से सीमा पहले जम्मू कश्मीर की लगती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर इतना बड़ा था। अब जम्मू कश्मीर छोटा हो गया है, इसलिए अब अफगानिस्तान की सीमा लद्दाख से लगती है, ये बात याद रखना। दूसरा, चीन के साथ सीमा किसकी किसकी लगती है, तो लद्दाख की लगती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है, तो चीन से लगती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जो है नेपाल से सीमा किस किस राज्य की लगती है, तो याद रखना उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा भी जो है नेपाल से लगती है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि भूटान से किस किस राज्य की सीमा लगती है, तो भूटान से लगती है आपका, याद रखना, ये सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की, आसाम की और अरुणाचल प्रदेश की। उसी तरह से म्यांमार से सीमा किस किस राज्य की लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। उसी तरह से जो है बांग्लादेश से सीमा किसकी किसकी लगती है, तो पश्चिम बंगाल की, आसाम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की सीमा लगती है। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर एक लिखा है न्यू मोरे द्वीप, तो न्यू मोरे द्वीप जो है इसको लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी है, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 पड़ोसी हमारे द्वीपीय देश हैं, एक श्रीलंका जो पाक जल संधि द्वारा अलग हो रहा है, और एक मालदीव है जो 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत से अलग होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी थे, इनके बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। इस चैप्टर को आपको पढ़ के कैसा लगा, हमने जो बताया आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत में किससे नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो गुजरती किससे किससे है, तो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी कौन है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, पूछा अगर ये जाए किस देश को छूती हैं, तो ये आपका है क्या, नेपाल से है।
ठीक है। इसके बाद है आपका ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आप जाएंगे? लक्षद्वीप में। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? तो भारत के साथ जो है तजाकिस्तान की सीमा नहीं लगती है। तो ये सारा क्वेश्चन अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप जैसे जैसे एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ज्योग्राफी का विस्तार होता चला जाएगा, वैसे वैसे कठिन क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। ठीक है।